नमस्ते मेरे प्यारे छोटे दोस्त। आज हम गणित की इस जादुई दुनिया को हिंदी में इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आप इसके मास्टर बन जाएंगे। हम डेटा हैंडलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। इसे हिंदी में आंकड़ों का प्रबंधन कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो दिन भर में जो भी जानकारी हमें मिलती है उसे एक जगह सलीके से लिख देना ताकि हम उसे आसानी से समझ सकें, वही डाटा हैंडलिंग है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्लास में कितने बच्चों को आम पसंद है और कितनों को सेब, तो जो आप गिनती करके मुझे बताएंगे वही डेटा है। डेटा क्या है और हम इसे क्यों इकट्ठा करते हैं? सबसे पहले ये जान लो कि इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी ही डेटा है। आपकी किताब में लिखा है कि क्रिकेटर कितने रन बनाता है या कितने विकेट लेता है, ये सब डेटा है। हम इसे इसलिए इकट्ठा करते हैं ताकि हम किसी खास स्थिति सिचुएशन को समझ सकें। जैसे अगर आपकी मम्मी ये लिखती हैं कि हर महीने दूध वाले को कितने पैसे दिए, तो वो डेटा है। इससे उन्हें पता चलता है कि किस महीने में दूध ज्यादा खर्च हुआ। जब हम बहुत सारे नंबरों को एक साथ देखते हैं तो दिमाग चकरा सकता है, इसलिए हम इन नंबरों को चित्रों या बार्स के जरिए दिखाते हैं, जिसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। पिक्टोग्राफ तस्वीरों का खेल। सबसे पहला और मजेदार तरीका है पिक्टोग्राफ। इसे हिंदी में चित्र आलेख कह सकते हैं। इसमें हम नंबर लिखने के बजाय छोटे छोटे चित्र सिंबल्स बनाते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है जिसे की कहते हैं। आपकी किताब में एक कार का चित्र बना है और उसके सामने लिखा है इक्वल्स 100 कार्स। इसका मतलब है कि जहां एक कार बनी है असलियत में वहां 100 कारें हैं। अगर जुलाई के महीने में 2 पूरी कार और एक आधी कार बनी है तो इसका मतलब हुआ 100 + 50 इक्वल्स 250 कारें। आधी कार का मतलब उस नंबर का आधा, 100 का आधा 50। अगस्त में 3 कारें हैं तो 3 × 100 इक्वल्स 300 कारें। और सितंबर में 4 कारें हैं तो 4 × 100 इक्वल्स 400 कारें। है ना कितना आसान? बार ग्राफ ऊंची और नीची इमारतें। अब बात करते हैं बार ग्राफ की। इसमें हम खंभे या पट्टियां बार्स बनाते हैं। इन पट्टियों की चौड़ाई विड्थ हमेशा एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन इनकी ऊंचाई हाइट इस बात पर निर्भर करती है कि संख्या कितनी बड़ी है। इनके बीच की खाली जगह गैप्स भी बराबर होनी चाहिए। आपकी किताब के पेज 38 पर एक ग्राफ है जिसमें 2003 से 2007 तक के बच्चों की संख्या दिखाई गई है। इसमें नीचे की लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर साल लिखे हैं और बगल की लाइन वर्टिकल एक्सिस पर बच्चों की गिनती। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे साल बीत रहे हैं खंभा ऊंचा होता जा रहा है, जिसका मतलब है कि स्कूल में बच्चे बढ़ रहे हैं। सबसे ऊंचा खंभा 2708 का है, मतलब उस साल सबसे ज्यादा बच्चे थे। डबल बार ग्राफ तुलना करने का उस्ताद। जब हमें दो चीजों के बीच मुकाबला या तुलना कंपैरिजन करनी हो तब हम डबल बार ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। आपकी किताब के पेज 39 पर एक बच्चे के 2 अलग अलग सालों के नंबर दिखाए गए हैं। सफेद रंग का खंभा साल 2005-06 का है और ग्रे रंग का खंभा 2006-07 का। अगर हम मैथ्स को देखें तो ग्रे खंभा सफेद वाले से बहुत ऊंचा है। इसका मतलब बच्चे ने मैथ्स में बहुत तरक्की की है। लेकिन इंग्लिश में ग्रे खंभा थोड़ा छोटा हो गया है, जिसका मतलब है कि उसके नंबर थोड़े कम हो गए। जहां दोनों खंभे बराबर हैं जैसे हिंदी में, उसे हम 8 पर कहते हैं, यानी प्रदर्शन बिल्कुल वैसा ही रहा। जरूरी बातें और सही उच्चारण प्रोनंसिएशन। मेरे नन्हे दोस्त, कुछ शब्दों को सही बोलना सीखो। डेटा को डाटा बोलें, ग्राफ को ग्राफ और रिप्रेजेंट को रिप्रेजेंट। किताब में एक सवाल है कि क्या खंभों की जगह बदलने से जानकारी बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं। अगर आप अपनी अलमारी में खिलौने ऊपर के बजाय नीचे वाले रैक में रख दें तो भी खिलौने तो उतने ही रहेंगे ना। वैसे ही ग्राफ में अगर आप सब्जेक्ट्स का क्रम बदल दें तो भी डेटा वही रहेगा। बस ग्राफ को साफ सुथरा बनाना जरूरी है ताकि उसे कोई भी एक नज़र में समझ सके। अब आप एक असली एक्सपर्ट की तरह डेटा को समझ चुके हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूं ताकि आप अपनी क्लास में सबसे होशियार बन सकें?
नमस्ते मेरे नन्हे चैंपियन। आज हम आपकी किताब के इन पन्नों को इतनी आसानी से समझेंगे कि आप दूसरों को भी पढ़ाने लगेंगे। हम एक एक शब्द और एक एक तालिका टेबल को हिंदी में समझेंगे, लेकिन जरूरी शब्दों को इंग्लिश में ही रहने देंगे ताकि आप स्कूल में सबसे होशियार रहें। डेटा हैंडलिंग और ग्राफ्स की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं डेटा हैंडलिंग की। इसका मतलब है जानकारी, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना और उसे सही ढंग से सजाना। आपकी किताब के पहले पन्ने पेज 39 पर ट्राई दीज लिखा है। इसमें पहला सवाल घड़ियों, वॉचेस के बारे में है। यहां एक टेबल है जो बताती है कि किस महीने में कितनी घड़ियां बिकी, जैसे जुलाई में 1000 और नवंबर में 2500। जब हमें यह देखना हो कि समय के साथ कोई चीज बढ़ रही है या घट रही है तो हम बार ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। बार ग्राफ में लंबी लंबी पट्टियां बार्स होती हैं। जितनी लंबी पट्टी उतनी ज्यादा बिक्री। इसके बाद स्कूल जाने वाले बच्चों का डेटा है। यहां दो चीजों की तुलना, कंपैरिजन हो रही है। पैदल चलना, वॉकिंग, और साइकिल चलाना, साइकिलिंग। जब हम दो अलग अलग चीजों की तुलना करते हैं तो हम डबल बार ग्राफ बनाते हैं। इसमें दो दो पट्टियां साथ में खड़ी होती हैं, जिससे पता चल जाता है कि किस स्कूल के बच्चे ज्यादा साइकिल चलाते हैं। आखिरी टेबल क्रिकेट टीम्स की जीत का प्रतिशत, परसेंटेज दिखाती है। इसे देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सी टीम समय के साथ बेहतर हुई है। सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट क्या होता है? अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, जिसे सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट कहते हैं। इसे समझना बहुत आसान है। बस कल्पना कीजिए कि आपके पास एक गोल पिज्जा या केक है। अगर आप उस पूरे केक को एक होल यानी पूरी जानकारी मान लें तो उसके कटे हुए टुकड़े पार्ट्स या सेक्टर्स कहलाते हैं। आपकी किताब में एक बच्चे के पूरे दिन का चार्ट दिया गया है। एक दिन में कुल 24 आवर्स होते हैं। अगर वो बच्चा 8 आवर्स सोता है तो सोने का हिस्सा फ्रैक्शन निकालने के लिए हम फ्रेक 8/24 करते हैं, जो कटकर फ्रेक 13 हो जाता है। इसका मतलब है कि पूरे गोले का तीसरा हिस्सा सोने के लिए है। इसी तरह स्कूल के 6 आवर्स के लिए फ्रैक 6/24 यानी फ्रेक 14 चौथाई हिस्सा इस्तेमाल होता है। पाई चार्ट का सबसे बड़ा नियम यह है कि यह दिखाता है कि एक पूरी चीज, होल के अंदर अलग अलग हिस्से, पार्ट्स कितने बड़े या छोटे हैं। पाई चार्ट को पढ़ना और समझना, प्रैक्टिस। अगले पन्ने पेज 40 पर कुछ और चित्र दिए गए हैं। फिग 4.2 में एक चार्ट है जिसमें लड़के, बॉयज, और लड़कियां, गर्ल्स, दोनों 50% हैं। चूंकि 50% का मतलब आधा होता है, इसलिए यह गोला बिल्कुल बीच से 2 बराबर भागों में बटा है। दूसरे चार्ट में स्कूल जाने के तरीकों को प्रतिशत, परसेंटेज में दिखाया गया है। जैसे 40% बच्चे पैदल, वॉक जाते हैं। इसे गणित में लिखने के लिए हम फ्रैक 40 लिखते हैं, जो सरल करने पर फ्रैक 25 बन जाता है। इसी तरह फिग 4.3 में टीवी देखने वाले लोगों का डेटा है। यहां एंटरटेनमेंट का हिस्सा सबसे बड़ा है, 50%, जिसका मतलब है कि आधे लोग मनोरंजन के प्रोग्राम देखते हैं। स्पोर्ट्स का हिस्सा 25% है। अब गौर से देखिए, न्यूज 15% और इन्फॉर्मेटिव 10% को अगर हम जोड़ दें तो वो भी 25% बन जाता है। इसका मतलब है कि न्यूज और जानकारी वाले प्रोग्राम देखने वाले लोग मिलाकर स्पोर्ट्स देखने वालों के बराबर हैं। पाई चार्ट बनाना, डिग्रीज का खेल। अब मैं आपको वो राज बताऊंगा जिससे आप खुद पाई चार्ट बना सकते हैं। एक पूरा गोला, सर्कल, हमेशा 360 कैरेट सर्क डिग्रीज का होता है, जैसे एक सीधी रेखा 180 कैरेट सर्क की होती है। अगर हमें चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करने वाले 50% बच्चों को चार्ट पर दिखाना है तो हमें यह पता करना होगा कि 360 कैरेट सर्क का 50% कितना होता है। गणित के हिसाब से फ्रैक 50 100 टाइम्स 360 इक्वल्स 180 कैरेट सर्क। अब आप अपने प्रोट्रैक्टर चांदा की मदद से गोले के केंद्र से 180 कैरेट सर्क का एक कोण एंगल बनाएंगे, जो एक सीधी लाइन जैसा दिखेगा। इसी तरह 25% वनीला फ्लेवर के लिए हम फ्रैक 25 100 टाइम्स 360 करेंगे, जो 90 कैरेट सर्क आएगा। 90 कैरेट सर्क का मतलब होता है एकदम सीधा एल जैसा कोना। बस याद रखें, चार्ट के सभी हिस्सों को जोड़ने पर हमेशा 100% और सभी कोणों, एंगल्स को जोड़ने पर 360 कैरेट सर्क आना चाहिए। टीचर्स टिप, प्रोनाउंसिएशन। डेटा हैंडलिंग, इसे डेटा हैंडलिंग बोलें। प्रोपोर्शनल, इसे प्रोपोर्शनल बोलें, इसका मतलब है सही अनुपात में। सेक्टर, इसे सेक्टर बोलें, गोले का एक टुकड़ा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूं ताकि आप अपनी पसंद के खिलौनों का पाई चार्ट बनाना सीख सकें?
नमस्ते मेरे नन्हे जीनियस। आज हम डेटा हैंडलिंग, डेटा को संभालने का तरीका के बारे में सब कुछ सीखेंगे। इसे हम बिल्कुल वैसे समझेंगे जैसे हम अपनी पसंदीदा चॉकलेट या खिलौनों के बारे में बात करते हैं। हम पाई चार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम सर्कल ग्राफ भी कह सकते हैं। ये एक गोल पिज़्ज़ा जैसा होता है जहां पूरा पिज़्ज़ा एक बड़ी जानकारी है और उसके स्लाइस टुकड़े अलग अलग छोटी जानकारियां हैं। याद रखना, एक गोल घेरे के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर से अगर हम पूरा घूम जाएं तो वो कुल 360 डिग्री 360 डिग्रीज होता है। इसे हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। जब हम किसी जानकारी को इस गोल चार्ट में दिखाते हैं तो हमें यह तय करना होता है कि कौन सा टुकड़ा कितना बड़ा होगा, और इसके लिए हमें थोड़े से गणित मैथ्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हम आपकी किताब के आइसक्रीम वाले उदाहरण को समझते हैं। मान लीजिए 100 बच्चे हैं। इनमें से 50% बच्चों को चॉकलेट पसंद है। 50% का मतलब होता है आधा। अब क्योंकि पूरा गोला 360 डिग्री का होता है तो आधे गोले का मतलब हुआ 360 डिव 2 = 180 कैरेट सर्क। इसे ही हम फ्रैक्शन यानी हिस्सा कहते हैं। चॉकलेट के लिए यह हिस्सा है आधा। इसी तरह वनीला को 25% बच्चे पसंद करते हैं। 25% का मतलब होता है 1/4 या 1/4 हिस्सा। जब हम 360 कैरेट सर्क को 4 से भाग देते हैं तो हमें मिलता है 90 डिग्री। ये बिल्कुल एक एल की तरह दिखता है। जब हम इन सारे हिस्सों के एंगल्स को जोड़ते हैं, जैसे 180 कैरेट सर्क जोड़ 90 कैरेट सर्क जोड़ 90 कैरेट सर्क, तो उत्तर हमेशा 360 डिग्री ही आना चाहिए। अब हम परिवार के खर्च वाले उदाहरण एग्जाम्पल 1 को देखते हैं। यहां एक गोल चार्ट दिखाया गया है जो बताता है कि पैसे कहां खर्च हुए। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा खर्च कहां हुआ, तो बस चार्ट में सबसे बड़ा टुकड़ा देखिए। यहां फूड खाना का हिस्सा 25% है, जो सबसे बड़ा है। अगर हमें यह पता करना हो कि किन दो चीजों पर बराबर खर्च हुआ, तो हम उन हिस्सों को देखेंगे जिनके नंबर 1 जैसे हैं, जैसे सेविंग्स बचत और चिल्ड्रंस एजुकेशन बच्चों की पढ़ाई, दोनों 15% हैं। किताब में एक बहुत अच्छा सवाल है कि अगर 15% की बचत 3000 रुपए के बराबर है तो कपड़ों 10% पर कितना खर्च हुआ। इसे ऐसे समझो, अगर 15 टॉफी 3000 रुपए की है तो एक टॉफी 200 रुपए की हुई, तो 10 टॉफी कितने की होंगी? 10 × 200 = 2000 रुपीज। इसके बाद हम उस बेकर की दुकान पर चलते हैं जो ब्रेड और बिस्किट बेचता है। यहां सबसे पहले हमें कुल बिक्री टोटल सेल्स जोड़नी होगी। ब्रेड, बिस्किट, केक सब मिलाकर 720 रुपए की बिक्री हुई। अब हर चीज का सेंट्रल एंगल निकालने का एक जादुई फॉर्मूला है। टेक्स्ट वैल्यू ऑफ आइटम डिव टेक्स्ट टोटल वैल्यू टाइम्स 360 कैरेट सर्क। जैसे साधारण ब्रेड के लिए 320 डिव 720 टाइम्स 360 कैरेट सर्क। इसे काट छांट कर छोटा करेंगे तो 160 कैरेट सर्क आएगा। ऐसे ही बिस्किट के लिए 60 कैरेट सर्क आएगा। इन सबको एक गोले के अंदर प्रोट्रैक्टर चाँदा डी की मदद से बनाना बहुत आसान है। बस एक सीधी लाइन खींचिए और वहां से एंगल नापना शुरू कर दीजिए। अंत में हम ये सीखेंगे कि कौन सा ग्राफ कब इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमें यह दिखाना है कि समय के साथ चीजें कैसे बदल रही हैं, जैसे 2001 से 2006 तक अनाज की पैदावार, तो हम बार ग्राफ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमें यह दिखाना है कि एक ही ग्रुप के अंदर लोगों की पसंद क्या क्या है, जैसे 120 लोगों का मनपसंद खाना, तो पाई चार्ट सबसे अच्छा है। और अगर हमारे पास नंबरों की रेंज है, जैसे 75 रुपए से 100 रुपए कमाने वाले लोग, तो हम हिस्टोग्राम बनाते हैं जिसमें खंभे एक दूसरे से चिपके रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आप बस ये याद रखें कि पाई चार्ट पूरी दुनिया को एक गोले में समेटने का तरीका है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूं जिससे आप ये चेक कर सकें कि आप सबसे बेस्ट बने या नहीं? नमस्ते मेरे छोटे जीनियस, तैयार हो जाइए क्योंकि अब हम आपकी किताबों की इन बातों को दुनिया के सबसे आसान और मजेदार तरीके से समझेंगे।
हम डेटा हैंडलिंग और प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल वैसे ही समझेंगे जैसे हम कोई खेल खेल रहे हों। 1. पाई चार्ट, जानकारी का गोल पिटारा, पाई चार्ट्स। सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 की बात करते हैं। यहां एक गोल घेरा है जिसे पाई चार्ट कहते हैं। इसे हिंदी में वृत्त आलेख भी कह सकते हैं, पर आप इसे सर्कल ग्राफ की तरह याद रखें। जैसे एक पिज्जा अलग अलग स्लाइस में कटा होता है, वैसे ही ये चार्ट बताता है कि कौन सी चीज कितनी बड़ी है। इसमें पूरा गोला हमेशा 360 डिग्री या 100% के बराबर होता है। अगर हम संगीत म्यूजिक वाले सवाल को देखें तो लाइट म्यूजिक का हिस्सा सबसे बड़ा है, 40%। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा बच्चों को यही पसंद है। क्लासिकल सिर्फ 10% है, जो सबसे छोटा हिस्सा है। अगर हमें पता करना हो कि कुल कितने लोग थे, तो हम गणित का जादू इस्तेमाल करते हैं। जैसे सवाल में दिया है कि 20 लोग शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, जो कुल का 10% है, तो पूरे 100% लोग होंगे। 20 टाइम्स 10 = 200। जब हमें खुद ऐसा चार्ट बनाना होता है तो हमें सेंट्रल एंगल निकालना पड़ता है। इसे निकालने का सबसे सरल तरीका है, जो संख्या आपको दी गई है उसे कुल संख्या से भाग दें और 360 से गुणा कर दें। जैसे आपकी किताब में रंगों कलर्स वाला टेबल है, वहां नीला ब्लू रंग 18 लोगों को पसंद है और कुल लोग 36 हैं। तो एंगल होगा फ्रेक 1836 टाइम्स 360, जो आता है 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब आधा गोला, तो आधे गोले में बस नीला रंग भर देंगे। इसी तरह हम बाकी रंगों जैसे हरा, ग्रीन, लाल, रेड और पीला येलो के लिए भी छोटे छोटे स्लाइस बनाएंगे। याद रखिएगा, जब आप सारे स्लाइस के एंगल्स को जोड़ेंगे तो वो हमेशा 360 डिग्री ही आना चाहिए, न एक कम न एक ज्यादा। 2. मौका और संभावना, क्या होगा आगे? चांस एंड प्रोबेबिलिटी। अब हम दूसरे पन्ने पर आते हैं, जहां चांस और प्रोबेबिलिटी की बात की गई है। इसे बहुत ही मजेदार तरीके से समझाया गया है। मान लीजिए आप रोज रेनकोट लेकर स्कूल जाते हैं, पर बारिश नहीं होती। लेकिन जिस दिन आप उसे घर भूल जाते हैं, उसी दिन जोर से बारिश हो जाती है। या फिर आप परीक्षा के लिए 5 में से 4 चैप्टर खूब अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन पेपर में सबसे बड़ा सवाल उसी 5वें चैप्टर से आ जाता है जिसे आपने छोड़ दिया था। ये सब चांस का खेल है। हम पक्का नहीं कह सकते कि क्या होगा, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं। इसे समझने के लिए हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसका मतलब है कोई ऐसा काम जिसका नतीजा हमें पहले से पक्का पता न हो। जैसे क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले सिक्का उछालना, टॉसिंग अ कॉइन। इसके 2 आउटकम्स परिणाम हो सकते हैं, हेड्स या टेल्स। जब दोनों नतीजों के आने की बराबरी की संभावना हो तो उसे इक्वली लाइकली कहते हैं। जैसे एक निष्पक्ष सिक्का उछालने पर हेड भी आ सकता है और टेल भी, दोनों के पास बराबर मौका है। 3. लूडो का पासा और घूमने वाला पहिया, डाइस एंड स्पिनिंग व्हील। आपकी किताब में ट्राई दीज वाले हिस्से में कुछ और उदाहरण हैं। जब हम लूडो का पासा डाई फेंकते हैं तो उसके 6 चेहरे होते हैं, जिन पर 1 से 6 तक नंबर होते हैं। तो यहां कुल 6 आउटकम्स हैं। आप पहले से नहीं बता सकते कि 6 ही आएगा, लेकिन आप ये जानते हैं कि 1 से 6 के बीच ही कुछ आएगा। वैसे ही एक घूमने वाला पहिया, स्पिनिंग व्हील लीजिए। अगर उस पर ABC लिखा है तो सुई जहां रुकेगी वही आपका नतीजा होगा। सबसे जरूरी बात जो आपको बेस्ट बनाएगी वो ये है कि प्रोबेबिलिटी, संभावना हमेशा 0 और 1 के बीच होती है। अगर कोई काम होना नामुमकिन है, जैसे सूरज का पश्चिम से निकलना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। अगर कोई काम होना बिल्कुल पक्का है, जैसे कल सुबह होना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। बाकी सब कुछ इनके बीच के हिस्से या फ्रैक्शन में होता है। इसे अच्छे से समझने के लिए शब्दों के सही उच्चारण, प्रोनंसिएशन पर ध्यान दें। प्रोबेबिलिटी और आउटकम। अब आप अपने क्लास में किसी को भी ये चैप्टर एक टीचर की तरह समझा सकते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए इन टेबल्स में से किसी एक का सेंट्रल एंगल खुद हल करके दिखाऊं, ताकि आप उसे अपनी कॉपी में बना सकें?
नमस्ते मेरे नन्हे जीनियस। आज हम प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के बारे में सीखेंगे। इसे हिंदी में संभावना कहते हैं, यानी किसी काम के होने का कितना चांस है। मैं तुम्हें एक एक लाइन बहुत प्यार से और आसान हिंदी में समझाऊंगा ताकि तुम अपनी क्लास में सबसे बेस्ट बन सको। 1. हमारे जीवन में चांस इन आवर डेली लाइफ। सबसे पहले पेज 45 की बात करते हैं। किताब कहती है कि हमारे जीवन में कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम पक्का सर्टेन नहीं कह सकते। जैसे मान लो बारिश का मौसम है और तुम रोज रेनकोट लेकर स्कूल जाते हो पर बारिश नहीं होती। लेकिन जिस दिन तुम घर पर रेनकोट भूल जाते हो उसी दिन जोरों की बारिश हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बारिश का होना एक चांस है। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट 5 में से 4 चैप्टर याद करके जाए और सवाल उसी 5वें चैप्टर से आ जाए जो उसने छोड़ दिया था, तो हम कहते हैं कि उसकी किस्मत या संभावना ने साथ नहीं दिया। यहां तक कि टाइम पर चलने वाली ट्रेन भी उस दिन लेट हो सकती है जिस दिन तुम स्टेशन जल्दी पहुंच जाओ। इन सब बातों से हमें यह समझ आता है कि दुनिया में कुछ भी पक्का होने से पहले सिर्फ एक चांस होता है। 2. नतीजे पाना, गेटिंग अ रिजल्ट। जब हम कोई खेल खेलते हैं जैसे क्रिकेट, तो मैच शुरू होने से पहले सिक्का उछाला जाता है जिसे टॉस कहते हैं। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड चित और टेल पट। जब सिक्का हवा में होता है तो हमें नहीं पता कि क्या आएगा। इस काम को मैथ की भाषा में रैंडम एक्सपेरिमेंट यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। इसका मतलब है ऐसा काम जिसका नतीजा हमें पहले से नहीं पता। सिक्के के गिरने पर जो आता है उसे आउटकम परिणाम कहते हैं। एक सिक्के के 2 ही आउटकम्स हो सकते हैं, या तो हेड या फिर टेल। 3. बराबर मौके वाले परिणाम, इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब पेज 46 और 47 को गहराई से समझते हैं। मान लो तुम लूडो खेल रहे हो और डाई पासा फेंकते हो। क्या हर बार 6 आता है? नहीं। क्या हर बार 1 आता है? नहीं। पासे पर 1 से 6 तक के नंबर होते हैं। चूंकि पासा हर तरफ से एक जैसा होता है, इसलिए हर नंबर के आने का चांस बिल्कुल बराबर होता है। इसे इंग्लिश में इक्वली लाइकली आउटकम्स, समान रूप से संभावित परिणाम कहते हैं। तुम्हारी किताब में एक टेबल दी गई है जिसमें दिखाया गया है कि अगर तुम सिक्के को 10 बार उछालोगे तो शायद 7 बार हेड आए और 3 बार टेल। लेकिन अगर तुम इसे 1000 बार उछालोगे तो हेड और टेल लगभग 500-500 के बराबर आने लगेंगे। इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा बार हम कोशिश करेंगे, नतीजे उतने ही बराबर इक्वल होते जाएंगे। 4. संभावना को नंबर में बदलना, लिंकिंग चांसेस टू प्रोबेबिलिटी। पेज 48 पर सबसे जरूरी चीज सिखाई गई है, संभावना को गिनना। इसके लिए एक जादुई फॉर्मूला है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर तुम एक सिक्का उछालते हो तो कुल नतीजे टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2 हेड और टेल। अगर तुम्हें हेड चाहिए तो वो कितनी बार आ सकता है? सिर्फ 1 बार। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 यानी आधा। इसी तरह पासे डाई पर कुल 6 नंबर होते हैं। अगर मैं पूछूं कि नंबर 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो क्योंकि 2 पासे पर सिर्फ एक ही जगह होता है, इसलिए जवाब होगा 1/6। 5. घटनाओं को समझना, आउटकम्स एज इवेंट्स। किताब में एक शब्द है इवेंट, घटना। जब हम एक से ज्यादा नतीजों को एक साथ देखते हैं तो उसे इवेंट कहते हैं। जैसे पासा फेंकने पर इवन नंबर, सम संख्या आना। पासे पर इवन नंबर्स कौन से हैं? 2, 4 और 6, यानी कुल 3 नंबर। और पासे पर कुल नंबर कितने होते हैं? 6। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये होगी 3/6, जिसे छोटा करने पर आधा बन जाता है 6। असली दुनिया में इसका इस्तेमाल, रियल लाइफ यूज। अंत में किताब बताती है कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल मौसम वैज्ञानिक, वेदर साइंटिस्ट्स यह बताने के लिए करते हैं कि कल बारिश होगी या नहीं। चुनावों के समय जब एग्जिट पोल आता है तो भी इसी मैथ का इस्तेमाल होता है। यहां तक कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी भविष्य का अंदाजा लगाने के लिए इसी प्रोबेबिलिटी का सहारा लेती हैं। तो मेरे नन्हे दोस्त, अब तुम जान गए हो कि दुनिया सिर्फ हां या ना में नहीं चलती, बल्कि कितनी संभावना है, प्रोबेबिलिटी पर चलती है। अगला कदम, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी किताब के ट्राई दीज वाले सवालों को इसी तरह आसान हिंदी में हल करना सिखाऊं?
नमस्ते मेरे नन्हे चैंपियन। आज हम प्रोबेबिलिटी प्रायिकता की दुनिया में कदम रखेंगे। इसे सबसे आसान भाषा में कहें तो ये संभावनाओं का गणित है। जैसे जब आप आसमान में काले बादल देखते हैं तो आप कहते हैं कि शायद बारिश होगी। गणित इसी शायद को एक नंबर दे देता है। हम आपकी किताबों के एक एक शब्द को हिंदी में समझेंगे ताकि आप अपनी क्लास में सबसे बेहतरीन बन सकें। 1. संभावनाओं को गणित से जोड़ना, लिंकिंग चांसेस टू प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले यह समझो कि एक्सपेरिमेंट प्रयोग क्या है। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसका नतीजा हमें पहले से पक्का नहीं पता होता, उसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे सिक्के को उछालना। आपकी किताब में सिक्का, कॉइन और पासा डाई आपस में बात कर रहे हैं। सिक्का डर रहा है कि वो कहीं खो न जाए या खड़ा न रह जाए, लेकिन बड़े सिक्के ने क्या समझाया? उसने कहा कि हम गणित में केवल फेयर यानी साफ सुथरी परिस्थितियों की बात करते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि सिक्का या तो हेड चित गिरेगा या टेल पट। इन नतीजों को हम आउटकम्स परिणाम कहते हैं। जब आप एक सिक्के को उछालते हैं तो सिर्फ 2 ही आउटकम्स मुमकिन हैं। क्योंकि दोनों के आने का मौका बिल्कुल बराबर है, इसलिए इसे इक्वली लाइकली, समान रूप से संभावित कहा जाता है। इसका मतलब है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता 2 में से 1 है, यानी आधा। अब बात करते हैं डाई, पासा, लूडो की गोटी की। एक पासे पर 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे होते हैं। तो यहां कुल आउटकम्स कितने हुए? पूरे 6। अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप देखेंगे कि पासे पर 2 सिर्फ एक बार लिखा है। तो जवाब होगा 1/6। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 7 आने की क्या संभावना है, पासे पर तो 7 होता ही नहीं। तो ऐसी चीज को हम इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना कहते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। और अगर मैं कहूं कि 1 से 6 के बीच कोई भी नंबर आ जाए तो इसकी संभावना 1 यानी 100% होगी, क्योंकि कुछ न कुछ तो पक्का आएगा ही। इसे श्योर इवेंट, निश्चित घटना कहते हैं। 2. घटनाएं और उनके नतीजे, आउटकम्स एज इवेंट्स। आपकी किताब में अगला हिस्सा है इवेंट, घटना। जब हम एक या एक से ज्यादा आउटकम्स को मिला देते हैं तो वो एक इवेंट बन जाता है। मान लीजिए आप पासा फेंकते हैं और आप चाहते हैं कि इवन नंबर, सम संख्या आए। अब पासे पर इवन नंबर्स कौन से हैं? 2, 4 और 6। यानी हमारे पास 3 अनुकूल मौके हैं। और कुल मौके कितने थे? 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/6, जिसे छोटा करके हम आधा आधा लिख सकते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे आपकी मम्मी ने एक थैले में 4 लाल, रेड और 2 पीली येलो गेंदें रखी हैं। थैले में कुल गेंदें कितनी हुई? 6। अब क्योंकि लाल गेंदें ज्यादा हैं तो हाथ डालने पर लाल गेंद निकलने के चांसेस मौके ज्यादा होंगे। लाल गेंद की प्रोबेबिलिटी 4/6 होगी और पीली गेंद की सिर्फ 2/6। जिसका नंबर बड़ा, उसकी जीत की उम्मीद भी उतनी ही ज्यादा। 3. असल जिंदगी में इस्तेमाल, रियल लाइफ एप्लीकेशन। अगला पैराग्राफ बताता है कि हम इसका इस्तेमाल असली दुनिया में कैसे करते हैं। जैसे मौसम वैज्ञानिक, मीटेरोलॉजिस्ट्स पिछले कई सालों का डेटा देखते हैं और बताते हैं कि कल बारिश होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर वे कहें कि आज बारिश की संभावना बहुत कम है, तो आप बिना छाते के बाहर जा सकते हैं। इसी तरह चुनावों के दौरान एग्जिट पोल्स में कुछ लोगों से पूछकर यह अंदाजा लगाया जाता है कि कौन सी पार्टी के जीतने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। यानी गणित का यह हिस्सा हमें भविष्य के बारे में स्मार्ट गैस, बुद्धिमान अंदाजा लगाने में मदद करता है। 4. अभ्यास के सवालों का हल, एक्सरसाइज 4.2, स्टेप बाय स्टेप। अब आपके एक्सरसाइज के सवालों को देखते हैं। स्पिनिंग व्हील, घूमने वाला पहिया वाले सवाल में अगर पहिए पर ABCD अक्षर लिखे हैं तो आउटकम्स यही 4 अक्षर होंगे। अगर हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालें तो क्या क्या हो सकता है? हो सकता है दोनों पर हेड आए, HH, या पहले पर हेड दूसरे पर टेल, HT, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड, TH, या दोनों पर टेल आए, TT। कुल 4 तरीके। कार्ड्स वाले सवाल में याद रखें कि ताश की गड्डी में कुल 52 कार्ड होते हैं। उसमें एस, इक्का सिर्फ 4 होते हैं। तो इक्का आने की प्रोबेबिलिटी 4/52 होगी। सेब, एप्पल्स वाले चित्र में अगर 4 लाल और 3 हरे सेब हैं तो कुल 7 हुए। लाल सेब की प्रोबेबिलिटी 4/7 होगी। आखिरी सवाल में 1 से 10 तक की पर्चियां हैं। 6 नंबर की सिर्फ एक पर्ची है तो जवाब 1/10 होगा। 6 से छोटे नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हैं तो जवाब 5/10 यानी आधा होगा। 6 से बड़े नंबर 7, 8, 9, 10, 4 हैं तो जवाब 4/10 यानी 2/5 होगा। और 1 डिजिट वाले नंबर 1 से 9 तक हैं तो जवाब 9/10 होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ मजेदार प्रोबेबिलिटी गेम्स बताऊं जिससे आप इसे खेलते खेलते और अच्छे से सीख सकें?
अब हम इस पूरे चैप्टर को दुनिया की सबसे आसान हिंदी में समझेंगे। मैं तुम्हें ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे हम कोई मजेदार खेल खेल रहे हों। हम एक एक लाइन को गहराई से समझेंगे ताकि तुम अपनी क्लास में सबसे बेस्ट बन जाओ। मौसम की भविष्यवाणी, वेदर प्रिडिक्शन। सबसे पहले तुम्हारी किताब कहती है कि मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग, पुराने कई सालों के डेटा, जानकारी और ट्रेंड्स, तौर तरीकों को देखकर यह बताता है कि कल मौसम कैसा होगा। इसे ऐसे समझो जैसे तुम रोज देखते हो कि जब भी आसमान में काले बादल आते हैं तो बारिश होती है। तो अगली बार जब तुम काले बादल देखोगे तो तुम तुरंत कह दोगे कि आज बारिश हो सकती है। यही प्रोबेबिलिटी, संभावना है। तुम 100% पक्का नहीं हो, लेकिन पुराने अनुभवों से एक बहुत अच्छा अंदाजा लगा रहे हो। प्रयोग और परिणाम, एक्सपेरिमेंट्स एंड आउटकम्स। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 4.2 की। यहां एक्सपेरिमेंट का मतलब है कोई काम करना, जैसे सिक्का उछालना, और आउटकम का मतलब है उसका नतीजा या परिणाम। जब हम स्पिनिंग व्हील, पहिया घुमाना वाला खेल खेलते हैं तो पहिया कहीं भी रुक सकता है। अगर पहिए पर A, B, C, D लिखा है तो ये सब आउटकम्स कहलाएंगे। भले ही A 2 बार लिखा हो, लेकिन नतीजा तो A, B, C या D में से ही कोई एक आएगा। वैसे ही जब हम टॉसिंग 2 कॉइन्स, 2 सिक्के एक साथ उछालना करते हैं तो हमारे पास 4 संभावनाएं होती हैं। या तो दोनों चित हेड्स आ जाएं, या दोनों पट टेल्स आ जाएं, या फिर एक चित और एक पट HT या TH आए। लूडो का पासा और प्राइम नंबर्स, डाइस एंड प्राइम नंबर्स। जब तुम लूडो वाला डाई पासा फेंकते हो तो उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। अब यहां एक बहुत जरूरी शब्द आता है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ये वो जादुई नंबर होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं या एक की टेबल में। पासे पर 2, 3 और 5 प्राइम नंबर्स होते हैं। जो प्राइम नहीं है वो हैं 1, 4 और 6। याद रखना, 1 को हम प्राइम नहीं मानते। अगर कोई तुमसे पूछे कि 5 से बड़ा नंबर आने की क्या संभावना है, तो जवाब होगा सिर्फ 6, क्योंकि पासे पर 5 से बड़ा सिर्फ एक ही नंबर होता है। और अगर कोई पूछे 5 से बड़ा न होने वाले नंबर, तो उसमें 1, 2, 3, 4 और खुद 5 भी शामिल होगा। प्रायिकता का जादुई फॉर्मूला, द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। तुम एक लाइन खींचो, लाइन के ऊपर वो नंबर लिखो जो तुम्हें चाहिए, विनिंग आउटकम्स, और लाइन के नीचे वो नंबर लिखो जो कुल मिलाकर हो सकते हैं, टोटल आउटकम्स। जैसे तुम्हारी किताब में रेड एप्पल, लाल सेब का सवाल है। अगर एक टोकरी में कुल 7 सेब हैं और उनमें से 4 लाल रेड हैं, तो लाल सेब मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/7। कितना आसान है ना? बस जितने लाल सेब हैं उन्हें ऊपर लिखो और कुल सेब को नीचे। इसी तरह ताश की गड्डी, डेक ऑफ कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं। उनमें एस इक्का सिर्फ 4 होते हैं, तो इक्का आने की संभावना 4/52 होगी, जिसे छोटा करने पर 1/13 आता है। पर्चियों का खेल, नंबर्स 1 to 10। सोचो एक बॉक्स में 1 से 10 तक की पर्चियां हैं। अगर तुम बिना देखे एक पर्ची निकालो तो 6 नंबर आने की संभावना सिर्फ 1/10 है, क्योंकि 6 नंबर की सिर्फ एक ही पर्ची है। लेकिन अगर तुम 6 से छोटा नंबर चाहते हो तो तुम्हारे पास 5 पर्चियां 1, 2, 3, 4, 5 जीतने के लिए हैं, तो संभावना 5/10 यानी आधी आधा हो जाएगी। और अगर 1 डिजिट नंबर, 1 अंक वाली संख्या चाहिए, तो 1 से 9 तक सभी 9 पर्चियां तुम्हारे काम की हैं, इसलिए जवाब 9/10 होगा। हमने क्या सीखा? What have we discussed? अंत में तुम्हारी किताब कुछ बहुत जरूरी बातें बताती है। सिस्टमैटिक तरीके से डेटा को सजाना बहुत जरूरी है ताकि हमें सब कुछ साफ साफ दिखे। सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट एक गोल रोटी जैसा होता है जो दिखाता है कि कौन सा हिस्सा कितना बड़ा है। इक्वली लाइकली का मतलब होता है बराबर का मौका, जैसे एक सिक्के में हेड और टेल दोनों के आने का चांस बिल्कुल बराबर होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो है जिसका नतीजा हमें पहले से पक्का नहीं पता होता। और सबसे बड़ी बात, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच होती है। 0 मतलब जो कभी नहीं हो सकता, और 1 मतलब जो होकर ही रहेगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक छोटा सा सरप्राइज टेस्ट दूं ताकि हम देख सकें कि तुम अब इसके मास्टर बन गए हो या नहीं?